अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया आफरीदी ने आज अदालती उमूर का बाकायदा आगाज किया है। पहले उन्होंने कोर्ट नंबर 1 में जस्टिस शाहिद वहीद के हमरा 30 मुकदमात की समाअत की और फिर उन्होंने अपने दौर के पहले फुल कोर्ट इजलास की सदारत की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस की जानिब से शिरकत की गई। सऊदी अरब में होने के बायस सीनियर तरीन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। इजलास के एलामिया के मुताबिक मुकदमात को जल्द निपटाने और बैकलॉग को कम करने पर गौर किया गया। एलामिया में इस बात पर जोर दिया गया है कि फुल कोर्ट इजलास का मकसद सुप्रीम कोर्ट की कारकर्दगी का जायजा लेना, जेर इल्तवात मुकदमात को जल्द निपटाना और अदालती कारकर्दगी को बेहतर बनाना है। इजलास में इस तजवीज पर भी इत्तफाक हुआ कि खुसूसी बेंचेस सिविल और क्रिमिनल मुकदमात को जल्द निपटाया जाएगा, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के केस मैनेजमेंट सिस्टम को 1 माह के लिए नाफिज किया गया है। फुल कोर्ट का आइंदा इजलास 2 दिसंबर को तलब किया गया है। जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट जिसमें यकजहती की खुशाइन खबरें आ रही हैं, तो दूसरी तरफ बदकिस्मती से हमारी सियासी क़यादत, चाहे वो अपोजिशन हो या हुकूमत, दोनों ही अदलिया, जजेस और उनके फैसलों को अपने सियासी मकासद के लेंस से देख रहे हैं। साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब, साकिब निसार साहब और उमर अता बंदयाल साहब को मुस्लिम लीग नून अपने मुखालिफ चीफ जस्टिस कहते रहे, तो तहरीक इंसाफ काजी फैजीसा साहब को अपने मुखालिफ चीफ जस्टिस गर्दानते रहे। तहरीक इंसाफ की रहनुमा कंवल शोजब साहिबा ने सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के फैसले में अमल दरामद न होने पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की है और आज ये पिटिशन फाइल की गई है। पीटीआई के जो सेक्रेटरी जनरल हैं जनाब सलमान अकबर राजा साहब की जानिब से पार्लियामान और अदलिया के दरमियान जारी ये जो तनाव फिल वक्त बहरहाल बरकरार है, लेकिन इसमें आने वाले दिनों में किस हद तक कमी आती है। कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों के हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली जनाब अयाज सादिक साहब ने गुज़िश्ता रोज़ एक इंटरव्यू में कहा कि जब तक इलेक्शन कमीशन जारी नहीं करता हम अपना फैसला नहीं देंगे। तो हम अगर कोर्टों की सुनना शुरू कर दें तो हमारे तो बेशुमार कोर्ट डिसीजंस आते हैं, तो हम तो वो इलेक्शन कमीशन जब तक नोटिफाई नहीं करता तब तक हम उसके ऊपर अपना डिसीजन नहीं देते। अमेंडमेंट हो गई है, जिस अमेंडमेंट के तहत ये सीटों का भी इशू रिजॉल्व हो जाना चाहिए। और नाज़रीन, अब जरा बात करते हैं 26वीं आईनी तरमीम को गैर आईनी करार देने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके दौरे मयार की। मशावरती अमल का वो हिस्सा बनकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वोटिंग के अमल से बाहर हो जाती है। कभी तरमीम को यकसर मुस्तरद कर दिया जाता है, तो कभी पार्लिमानी कमेटी में नामजदगियों के हवाले से नाम भिजवा दिए जाते हैं, फिर बैकआउट कर लिया जाता है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करने का इरादा रखती है, तो दूसरी तरफ उसी आईनी तरमीम के तहत जुडिशल कमीशन में अपने मेंबरान की तैनाती के लिए भेजने का उन्होंने नाम जो है वो फैसला भी किया है। अगरचे अब उन्होंने ये बात रियलाइज करते हुए कि सिस्टम का हिस्सा बनना है और इस प्रोसेस का हिस्सा बनते हुए ये फैसला किया गया है। दूसरी जानिब हुकूमत खुद भी गुमगो की कैफियत का शिकार नजर आ रही है। अभी 26वीं आईनी तरमीम की धूल बैठी भी नहीं थी कंप्लीटली कि 27वीं आईनी तरमीम की बाज़गश सुनाई दे रही है। कल चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात के बाद खबरें आने लगी कि हुकूमती इत्तेहाद में 27वीं आईनी तरमीम लाने पर इत्तफाक हो गया है। हालांकि हकीकत यह है कि 26वीं आईनी तरमीम में भी अभी काफ़ी लकूनाज मौजूद हैं। खुद वजीर आजम के मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर राना सनाउल्लाह साहब की जब आप गुफ्तगू सुने तो आपको अंदाजा होता है कि हुकूमत के सीनियर तरीन जजेस को लेकर ही बड़ी कन्फ्यूजन अभी भी पाई जाती है। हमारे सीनियर मोस्ट जजेस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और मरीब अख्तर साहब। तो इसकी कंसिडरेशन जो है, वैसे तो ये इख्तियार तो जुडिशल कमीशन का है, लेकिन मेरी एक इंडिविजुअल की राय ये ज़रूर है कि ये कंसिडरेशन उनके बाद से शुरू होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ में अब एक जो नुमाया जो एक प्रॉब्लम नजर आ रही है वो उनकी एक इन फाइटिंग है, एक आउट फाइटिंग है। साहब का लीडरशिप है वर्सेस करंट लीडरशिप है। तहरीक इंसाफ में जो धड़ाबंदी और जो फैसला साजी के फुकदान के अब जो वाहिद और वाज़ेह शवाहिद जो है जिस तरह से सामने आते हुए दे रहे हैं, कौमी असम्बली में कायदे हज़्ब इख्तिलाफ जनाब उमर अयूब खान साहब ने मीडिया टॉक करते हुए तहरीक इंसाफ में किसी भी किस्म की धड़ाबंदी को मुस्तरद कर दिया। वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सिर्फ एक धड़ा है और उसका नाम है इमरान खान। कोई ऐसी चीज नहीं है, यहाँ पे एक ही ब्लॉक है और वो है वजीर आजम इमरान खान साहब का ब्लॉक, उसके अलावा और कोई ब्लॉक नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और नाज़रीन, इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात जनाब शेख वकास अकरम साहब। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। शेख साहब, गुफ्तगू का आगाज इस बात से करते हैं कि आप लोगों ने, आपकी जमात ने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बनने का फैसला किया है। क्यों? सबसे बुनियादी सवाल तो यही है, आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि आप तो 26वीं आईनी तरमीम को गैर आईनी करार दे चुके हैं।
26वीं आईनी तरमीम को हम अभी भी उसकी मुखालफत करते हैं और हम समझते हैं कि ये अदलिया की खुद मुख्तारी पे और उनकी इंडिपेंडेंस पे डाका है और जो मुतय्यन करने का जो चीफ जस्टिस लगाने का जो तरीक़ेकार है, हमें उस तरीक़ेकार पे भी एतराज़ था और है। ठीक हो गया जी। अब स्टिल इन्होंने धौंस धांधली से बदमाशी से उसको पास कराया है। उसके बाद वो कमेटी आई जिसमें हमने बैठने से इनकार किया। इनकार हमने इसलिए किया कि 12 लोग थे जिसमें से हम 3 थे और 9 वो थे। किसी भी हवाले से वी वर नॉट एबल टू मेक एनी डिफरेंस। और सो बट यू न्यू इट, और आपने तभी नाम टेबल भी किए थे। नहीं तो उस पे पॉलिटिकल कमेटी बैठी और फिर हमने उसको विड्रॉ किया ना, अगर आपको याद जी जी बिल्कुल विड्रॉ किया। आपस में ही सुबह चीफ विप्स ने आपस में ही नाम दे लिए और जिसके ऊपर फिर काफी सरजनिश हुई और उसके ऊपर फिर जब पॉलिटिकल कमेटी रात को बैठी और सारी पॉलिटिकल कमेटी ने डिलिब्रेशन की, उस फैसले की तौसीक कोर कमेटी ने की और हमने उसको कहा कि अब ये नहीं जाएंगे। वो नहीं गए, एंड ऑफ द स्टोरी। अब ये हुआ कि दोबारा पॉलिटिकल कमेटी बैठी है, डिलिब्रेशन हुई है। डिलिब्रेशन के अंदर हमने ये देखा कि अब इस कमीशन की जो पावर्स हैं फॉर्मेशन बेंचेस के हवाले से, जिसमें 1/3 से भी इसको बुलाया जा सकता है, फिर सिंपल अक्सरियत से इसमें चीज़ें पास करवाई जा सकती है, फिर अगर कोई मेंबर इसमें नहीं भी होगा तो उसके बगैर भी जो जुडिशल कमीशन का फैसला होगा वो फैसला माना जाएगा और बहुत सारी चीज़ें हैं। अब उसमें हमारा बड़ा ही कलीदी किरदार बन जाता है। कलीदी किरदार ऐसे बनता है कि इसमें 13 के करीब लोग हैं। अगर हम अपने 2 बंदे इसमें नहीं बिठाते तो फिर हुकूमत के पास 7 लोग बन जाते हैं। और अगर हम बैठते हैं और कोई ऐसा मौका आ जाता है और हम अपनी सपोर्ट जो है उन 5 जजेस के साथ करते हैं और किसी एक नुक्ते पे मुत्तफिक हो जाते हैं, तो फिर हुकूमत जो है उसको डिफीट होती है उस कमेटी के। तो आपको कहीं ना कहीं नजर, आप कुर्सी कर रहे हैं, आपको नजर आ रहा है कि ये या तो बैलेंस या किसी ना किसी हद तक आप लोग की तरफ भी ये मामला एक टिल्ट रख सकता है ना जी, क्योंकि 5 जज हैं, बाकी इनके लोग हैं। लॉ मिनिस्टर हो गया, वो एक उसमें से बार में से किसी को लेंगे, अटॉर्नी जनरल हो गया, फिर इनके हुकूमत के मेंबर हो गए। तो अगर हम 2 हमारे बंदे जो हैं, अच्छा फिर हमने ये फैसला किया कि बैठेंगे और फिर उसकी अपने तौसीक के लिए कोर कमेटी को कह रहे हैं और साथ ही अप्रूवल इमरान खान साहब देंगे कि कौन कौन बैठेंगे। खान साहब से आज डिस्कस भी हुआ। तो खान साहब ने वैसे जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने का ये जो फैसला आया ये भी खान साहब की अप्रूवल से। कौन सा फैसला जी? जुडिशल कमीशन में का हिस्सा आप लोग बनेंगे, ये भी खान साहब चाहते हैं। हुई है ना आज अलीना, आज उनसे बात हुई है ना। अगर खान साहब ना मानते तो साड़ी की मजाल सी सारे सो खान साहब वांट्स के सिस्टम में रहते हुए आप अपना रोल एक प्ले करें इवेंचुअली, क्योंकि मतलब अब वो लोग कह रहे हैं कि सीरीज ऑफ फॉलीज हैं जो आप लोग के एंड से देखी जा रही हैं। आप यू डोंट वांट टू एंगेज, यू डोंट वांट टू बी द पार्ट ऑफ द सिस्टम। वी बाय एक्सेप्टिंग कि जो हम नेशनल असेंबली का हिस्सा बन गए हैं, सूबाई असेंबलियों में बैठे हुए हैं, हम वी आर पार्ट ऑफ द सिस्टम। और वो इसीलिए है कि वी कैन stay within the system to fight the system. Right. चलें, eventually ये realization is good, is positive. It's not eventually. Sometimes there are priorities. We have to choose कि कौन सी जगह जो है उस पे हमारा जोर लगाना या बैठना फ्यूटाइल है, नकारा है, यूजलेस है, और कौन सी जगह है सिस्टम में जहां हम सर दें, पुश करें, फाइट करें तो उसका फायदा। पर शेख साहब पार्लियामेंट्री जो अभी आप असेंबली में तो मुंह भागे हम हर जगह पे चले जाएंगे, ऐसे नहीं है। राइट, बट आपने इवेंचुअली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी साहब की नॉमिनेशन, उनकी अपॉइंटमेंट, उसको भी एक्सेप्ट किया आपकी पार्टी ने। आई डोंट नो आपका ऑफिशियल एक आपकी पार्टी का स्टांस तो यही सामने आया कि आप उनको एक्सेप्ट करते हैं। हमारी पार्टी ने उसके ऊपर कोई बयान नहीं दिया। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, सासद कैसर साहब, उमर अयूब साहब बरमला कह चुके हैं। वो वहां पे गए इसलिए कि हमने उसके ऊपर ये कहा कि हम 26वीं तरमीम की मुखालफत करते हैं, बट इट्स स्टिल लॉ ऑफ द लैंड। और केपी के चीफ मिनिस्टर जो है वो वहाँ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि एक वो केपी में भी का ताल्लुक भी है या अफरीदी साहब का, और एक ऑपरेशनल मामला है और चीफ मिनिस्टर ने जाना है। इस हवाले से जो या अफरीदी साहब की जात के हवाले से सलमान अकरम राजा साहब भी बयान दे चुके हैं कि वो बड़े प्रोफेशनल और क्लियर हेडेड आदमी हैं, तारीफें वो कर चुके हैं। मगर हमें स्टिल जो चीफ जस्टिस लगाने का तरीका है,
26वीं तरमीम के अंदर। आप तो हम कहते अभी बिल्कुल मुखालिफ कि सीनियरिटी प्रिंसिपल को खत्म करके उससे आपको हाँ, इतराज उसके है, और आपने कहा, आपकी जमात ने भी यही पॉइंट ऑफ व्यू सामने आया था कि लेजिटिमेसी नहीं देना चाहते थे इस पूरे प्रोसेस को। बट बहरहाल शेख साहब, आपकी जमात की तरफ से फिर किसको पिच किया जाएगा बतौर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबराह? और देखें, अभी तो उसके ऊपर डिलिब्रेशन चल रही है। अभी तो हमने अपने मेंबर्स के नाम भी जो हैं वो भी हमने अभी खान साहब से डिस्कस करने आज उनसे बात हुई है, तो ये आपसे शेयर करेंगे जब इस पे हाउ कैन वी, जब तक हम अपने मेंबर्स का आपको वो ना कर सके, हम अगली बात नामुनासिब होगी। बट लेकिन कोई गौर नहीं किया गया सीनियर प्यूनी जज के नाम पर एज योर फर्स्ट चॉइस? गौर किया है, डिलिब्रेशंस हुई है, बट जब कोई चीज फाइनलाइज होगी ना तब आपसे करेंगे तो ना। जस्टिस किसी मंसूर बात अली का शाह वादा साहब के नहीं। नाम फिर के आप इर्द गिर्द कहेंगी- डिस्कशंस फिर हुई है आप यानी? कहेंगी फिर आप कहेंगे पहले तो तुसी है कि ऐसी होनी हो गया जब फिर वो मैं 2 हफ्ते ही सुनाई देता रहा। शेख साहब, मूविंग ऑन, कितनी अलार्म्ड है आपकी जमात इस वक्त? ये जो 27वीं आईनी तरमीम की बाज़गश्त हो रही है और पीपल्स पार्टी PMLN सर जोड़ के बैठ रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं। ये सारे लूजर्स हैं, मैं आपको बताऊं। 26वीं ये आईनी losers तरमीम के को हवाले से भी यही 26वीं सुन रहे थे, पास करवा लिया उन्होंने आपके ही डिफेक्टर्स के ये साथ मिला के। देखें रीना, कैसे पास करवाई? इस तरीके से तो आप बेशक हमारे 100 बंदे उठा के ले जाते, यही बात थी ना। ये तो आपने तो चलो हमारे 5 बंदों से वोट डलवाया, 5-6 आपने एंगेज किए। जिस बदमाशी, बेहुदगी, बेगैरती का मुजाहरा करते हुए, ब्लैकमेल करते हुए, लोगों के बिजनेस बंद करते हुए, बच्चे अगवा करते हुए, ये सब कुछ आपने किया है। इस तरीके से तो आप सारे के सारों को भी उठा के ले जाते, तो मैं समझता फिर भी आपकी फतह ना होती, वो फिर भी बेहुदगी तस्वर होती जिस तरीके से आपने इसको पास करवाया। अगर वैसे ही पास कराना है तो आप सारी दुनिया को उठा के ले जाए, क्या फर्क पड़ता? इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग वोट नहीं देना चाहते, किसी को जबरदस्ती की, किसी से फर्जी फरोख्त की, पता नहीं क्या क्या किया, सब आपके सामने। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम इन इट। लेकिन आप कैसे बात इंश्योर ये है करेंगे कि कि ये हो अब सकता है- अगली कोई मूव इनकी ब्लॉक करने के लिए आप लोग क्या करेंगे अपने? वी आर री-एनर्जाइज्ड, बिल्कुल तैयार, फ्रेश खड़े हैं। कोई ऐसी बात नहीं, पसपाइयां होती हैं महाज के ऊपर, बंदे को फतह होती है, कई दफा आपको पीछे हटना पड़ता है, कई दफा आपको आगे हटना। इट्स ऑल पार्ट ऑफ द फाइट होता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक उसके ऊपर हम दोबारा जाएंगे, एक नए जील के साथ जाएंगे, इसको रोकने की कोशिश करेंगे। बट यू स्टिल प्रोबिंग, आप अभी भी एक इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं जो आपके डिफेक्टिंग मेंबर्स थे उससे मुतालिक शो कॉज इशू कर दिया था, वो मामला कहां तक पहुंचे? देखें मेंबर्स हु आर सस्पेक्टेड ऑफ डिफेक्शन, डिफेक्टिंग तो वो थे जिन्होंने बेगैरती का मुजाहरा किया और जिल्लत ली, वो 5। बाकी जो 4 को शो कॉज दिया गया है वो सस्पेशन थी, और शो कॉज में लिखा गया है कि भाई आपने पार्टी इंस्ट्रक्शंस को और डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया, एंड वी हैव रीजन टू बिलीव दैट यू वर देयर दैट डे। गो के हमने अपनी आंखों से नहीं देखा, तो आप आए और 7 दिन के अंदर अपनी पोजीशन क्लियर करें। सो मेरे ख्याल में उसमें मेजॉरिटी ने तो दे दिया अपना जवाब, और ये 7 दिन जब मुकम्मल हो गए या हो चुके होंगे तो उस पर कोई कमेटी या लीडरशिप बैठ के अगर मुतमिन ना हुई तो उनको बुला भी लेगी, बैठ के उनसे बात कर लेगी। आज इमरान खान साहब की जो मुलाकात हुई है उसकी डिटेल जो सामने आई है उसमें यही था कि इमरान खान साहब ने ये कहा है कि जिन्होंने इस आईनी तरमीम की हिमायत में वोट दिया है, और वो लोग जो कि ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिफेक्टर्स से के मुतालिक वो कह रहे थे, उन्होंने कौम से गद्दारी की। कौम से की है गद्दारी? बिल्कुल कौम से। हम ये समझते हैं कि ये जो हुकूमत है इन्होंने भी कौम से गद्दारी की, 26वीं तरमीम करवा, आइन से गद्दारी की है, आइन की रूह को छेड़ा है। आइन से गद्दारी, कौम से गद्दारी। राइट शेख साहब, उनका साथ दे, चाहे वो हमारा मेंबर भी हो, वो भी गद्दार है। राइट, बट शेख साहब ये ज़रूर बताइएगा कि इमरान खान साहब को आज ये क्यों इंटरवीन करना पड़ा सलमान अकरम राजा साहब और फैसल चौधरी साहब के दरमियान एक सुलह करवाने के लिए? एक पार्टी के अंदर जो एक सवाल उठता है वो ये है कि आपकी पार्टी क्यों नहीं एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म बना पा रही है? ये मामला बानी को आपके मेरी बहन मेरी बात सुने, आपका बड़ा एहतराम है और मैं ये समझता हूँ कि ये नॉन इशू है, जरूरत किसी चीज की नहीं पड़ती होती। वो फैसल चौधरी साहब पहले पहुंच गए, सलमान अकरम राजा साहब बाद में पहुंचे, उन्होंने कोई कहानी शानी सुनाई होगी के लीडर 2 मिनट के लिए ना भी तस्वर हो, एक एल्डर भी हो, तो वो जब देखेंगे कोई खप मची हुई तो कहना यार बस करो, व्हाट नॉनसेंस, एंड ऑफ द स्टोरी। क्यों तो सीएनओ इशू बना रहे हो? इशू नहीं है, खुदा के लिए हमसे इश्यूज के ऊपर बात करें। और फलाने ने फलाने दी शर्ट देख ली थी, ओदा टाई खींच ली, ऑप्टिक्स कितने ये वैसे बड़े अजीब ऑप्टिक्स हैं कि आपके इवन पार्टी लीडरशिप को आके रिस्पॉन्ड करना पड़ा है या इस किस्म के स्टेटमेंट्स दे दें जिससे बड़ी डिवीजन का एक तासुर जाए।
आपको आपका बड़ा एहतराम है और आप जो है बहन है, मैं इसलिए आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। बड़ा आपसे मैं बड़ा वाज़ेह बताऊँ, आई रियली डोंट फील लाइक रिस्पॉन्डिंग टू इट। व्हाई? बिकॉज एक नॉन इशू है और ये मुझे लगता है जैसे हमारी पार्टी को असल इशू से हटा के इनकी तरफ करने की कोशिश। हमारा इशू क्या है अलीना? हमारा इशू यास्मीन राशिद, हमारा इशू उमर चीमा, एजाज चौधरी, हमारा इशू मियां महमूदुर रशीद, हमारा सबसे बड़ा इशू इमरान खान के अंदर, इन लोगों का अंदर रहना हमारे लिए सबसे बड़ा इशू है। हम इसके ऊपर जुटे हुए दिन रात। लेकिन आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं से आपको लग रहा है कि आप लोग की एनर्जीज इस तरफ लगाई जा रही हैं? सॉरी, सवाल तो वैसे तो मीडिया आपसे सवाल जरूर करेगा कि अगर इस तरह के तासुर भी या ऑप्टिक्स भी अगर क्रिएट हो रहे हैं और ये जी मैं वो कहते हैं कि वो नो कस्टमर नो बिजनेस, जब बस ये जवाब ही नहीं देंगे तो मीडिया का सवाल पूछता लेकिन जो नजर आ रहा है शेख साहब, सबका लीडरशिप वर्सेस करंट लीडरशिप, सो एट द एंड ऑफ द डे योर पार्टी इज एट द रिसीविंग एंड। देखें मेरी बात सुने, सबका लीडरशिप कुछ नहीं होती। ईदर यू आर इन द पार्टी और यू आर नॉट इन द पार्टी। ये कुछ नहीं होता, सबका और नया और पुराना कुछ नहीं होता। यू आर पार्टी एंड यू आर नॉट अ पार्टी। सो पार्टी के अंदर कोई ऐसी डिवीजन नहीं है। राइट और शेख साहब ये भी जरा उन रूमर्स को आप जरा सेटल कर दें फॉर वंस एंड फॉर ऑल, जो कह रहे हैं कि अलीमा खान साहिबा या बुशरा बीबी पार्टी की बागडोर आने वाले दिनों में ये बात उठ रही भी कैसे है कि वो संभाल सकती हैं? अलीना, इमरान खान साहब कैटेगरिकली कह चुके हैं कि मेरे खानदान में से कोई सियासत नहीं करेगा। और बुशरा बीबी के हवाले से मैं आपको ये बात बता दूं कि वो एक ज़ौजा का, अहलिया का अपने खामद के लिए, रिहाई के लिए कोशिश करना, ये एक मतलब एक रिश्ता ऐसा है, उसको सियासत नहीं समझा जाएगा। अगर आप अपने भाई के लिए खड़ी होती हैं या आप अपने मियाँ के लिए खड़ी होती हैं, वुड दैट बी पॉलिटिक्स? दैट्स नॉट पॉलिटिक्स। सो मैं नहीं समझता कि जो लोग ये बात कर रहे हैं वो बेसिकली डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रहे हैं या डिसजॉइंटेड करने की कोशिश कर रहे हैं सिस्टम से, क़यादत को और उसको। लोग पागल नहीं हैं, लोग इन सारी बातों को समझते हैं। बुशरा बीबी और अलीमा खान साहिबा हमारे लिए जो है वो काबिल एहतराम है, बट खान साहब जो है वो सबसे मोहतरम है और वो कहते हैं कि मेरी फैमिली सियासत नहीं करेगी। एक बात याद रखिएगा, वो ये है कि क़यादत सिर्फ एक है, लीडर सिर्फ एक है, उसका नाम है इमरान खान। उसके बाद कोई इस जोगा नहीं है इस पार्टी में जो इसकी क़यादत कर सके। इमरान खान साहब के बाद चेयरमैन गौहर, सेक्रेटरी जनरल या मुझे आप ले लें, हम जिम्मेदार हैं। हमें जिम्मेदारी खान साहब ने दी है। जिस दिन खान साहब समझेंगे बस जिम्मेदारी तो पूरे नहीं उतर रहे, उठाने फारे कर देंगे, ये आप छड़ के चले जाके जिम्मेदारी में कानून नहीं छड़ दे। हम जिम्मेदार हैं, क़यादत सिर्फ इमरान खान साहब की है। ये लोग कहते हैं ना बागडोर, और क्या ये बागडोर उसी के हाथ की है, उसी के हाथ में है जिसका नाम इमरान खान है। ये बाकी जो इस किस्म के ये जो शोशे छोड़ते हैं उसका कोई फायदा नहीं है। और एंड आई एम श्योर कि फैमिली ऑल्सो थिंक्स, अलीमा खान साहिबा भी और बुशरा बीबी भी ये समझती हैं कि ये शोशे ही है। शेख साहब आपकी इजाजत से एक ब्रेक शामिल करनी है। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ प्रोग्राम में इस वक्त शामिल हैं शेख वकास अकरम साहब, सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। शेख साहब, आज आपकी पार्टी की तरफ से ये जो पिटिशन गई है सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के लिए इस्तदा की गई है सुप्रीम कोर्ट से, जो उन्होंने 12 जुलाई का रिजर्व सीट से मुतालिक जो वर्डिक्ट है उस पे नॉन इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से, आपको याद होगा साबका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने जाने से कबल इजाफी नोट उनका जो सामने आया था उसमें भी इस बात का बरमला इज़हार हो चुका था कि क्योंकि वो केस जो है वो कंक्लूड नहीं हुआ, लिहाजा बाइंडिंग नहीं है वो सुप्रीम कोर्ट कर रही है जो कमल शोजफ जी साहिबा, कमल शोजफ साहिबा की पिटीशन। आज लेट्स होप फॉर द बेस्ट। वी आर नहीं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो नॉन इम्प्लीमेंटेशन का वो आ गया है इजाफी नोट में। काजी फाइज ईसा साहब भी लिख चुके हैं कि ये तो बाइंडिंग ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ईसीपी पे, और अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हो नहीं सकती। काजी फाइज ईसा जो है ना घर टुर गए ने, ही इज हिस्ट्री नाउ। जान छुट्टी काजी फाइज ईसा से सुप्रीम कोर्ट की भी और पाकिस्तानी कौम की भी। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਜੱਜ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਉਸ ਜੱਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਜ਼ੀ फाइज ईसा ਦਾ फैसला बाइंडिंग तो नहीं ना। सो नए चीफ जस्टिस साहब से उम्मीदें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? देखें जी, उनकी जात के हवाले से तो हमने कभी भी नहीं कहा, बड़ी क्लैरिटी है कि वो एक क्लियर हेडेड, एक प्रोफेशनल और एक ध्यानदार आदमी है। उसके ऊपर तो राजा साहब भी कह चुके हैं, उमर अयूब साहब भी कह चुके हैं। मेरा कोई जाती ऐसा इंटरेक्शन उनसे नहीं है, मगर जो मेरी क़यादत उनके बारे में कह चुकी है, आई थिंक उनकी जात के तो हमें तो वो जो 26वीं तरमीम में तरीक़ेकार था उस पर एतराज था और है एंड इट विल बी चैलेंज्ड, बट जात के ऊपर तो नहीं है ना।
और 26वीं आईनी तरमीम साइमल्टेनियस आप लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चैलेंज करने का इरादा रखती है? बिल्कुल जी, लीगल कमेटी को रेफर कर दिया पॉलिटिकल कमेटी ने। वो उसके मुख्तलिफ उसकी नोक पलक आगे पीछे पॉसिबिलिटीज ऑप्शंस देख रहे हैं। जैसे ही वो हमें कोई मरबूत किस्म की चीज देते हैं, इफ इट इज टू बी चैलेंज्ड, हाउ कैन इट बी चैलेंज्ड, व्हेन इट विल बी चैलेंज्ड, इट विल बी डिसाइडेड सून जी। अब शेख साहब इस पे भी जरूर आप अपने कमेंट बताइए, इससे आगाह कीजिएगा नाजरीन को भी। स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक साहब कहते हैं एक तो सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती स्ट्राइक डाउन ये पार्लिमानी लेजिस्लेशन को 26वीं आईनी तरमीम को। दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि रिजर्व सीट से मुतालिक उनको कोर्ट का ऑर्डर वो रिसीव कर लेंगे लेकिन उस पर एक्ट नहीं करेंगे, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे जब तक उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सामने नहीं आता। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मुर्तकब हो रहे हैं ये। और मैं ये समझता हूँ इलेक्शन कमीशन के हवाले से तो वो ये कह चुके हैं ऑलरेडी कोर्ट एक ऑब्जर्वेशन में कि ये आइन शिकनी भी बन सकती है, आर्टिकल 6 भी हो सकता है। पर ये कंटेम्प्ट कोर्ट में जाएंगे। ये जब हुकूमतें साथ खड़ी होती है ना जी, और हर हुकूमत के साथ और हर पार्टी के साथ, वो अपने आप को बहुत ताकतवर समझते हैं और फिर बढ़ चढ़ के बयानात देते हैं, बड़ा इंटेलेक्चुअलिज्म शो करते हैं। वो ये टाइम ज्यादा देर तक नहीं रहता होता। वो नहीं मानेंगे ऑब्वियसली। जिनकी अपनी पार्लियामेंट के अंदर से उनके एमएनएस को नकाब पोश उठा के ले जाएं और वो इस काबिल भी नहीं है कि सीसीटीवी फुटेज निकाल के उसका एफआईआर दिलवा सकें और उनको इंसाफ दिलवा सकें। अब वो आदमी कहे जी मैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानता और मैं इलेक्शन कमीशन का पाबंद हूं, बड़ो अल्लाह ही हाफिज सिस्टम दा भी, निजाम दा भी ते इस मुल्क दा भी की करी ये हो जाए बंदे नाल साड़ा वाह पे आ जाए। शेख साहब पार्टी इस हद तक अलाइन हो गई है कि आप लोग एहतजाज करेंगे? क्योंकि गुज़िश्ता हफ्ते तक की डेवलपमेंट ये थी कि कुछ आवाज़ें आ रही थी जो कि एहतजाज के हक में थे, आप इंक्लूडिंग यू, आपने कहा कि कॉल का जो है वो इंतजार करें, सब जो है वो अलर्ट रहें। बिल्कुल एहतजाज देखें, वी आर इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ एहतजाज। छोटे बड़े, कराची हुआ, छोटे शहरों में लोग कर रहे हैं, स्पेन हुआ, लंदन हुआ, अब कुछ जलसे जो हैं वो होने जा रहे हैं। उनकी डेट्स हम अनाउंस कर देंगे जी। कुछ एहतजाज होने जा रहे हैं, हम डेट्स उनकी अनाउंस करेंगे, अभी नहीं करेंगे। मीडिया ने कुछ डेट्स दी है जराए से, कोई लीक करके फलाना, वो सब गलत है। मैं उन दोस्तों के लिए जिन्होंने जो बड़े आइंस्टाइन बन रहे थे कि हमें लीकेज होगी और हमारे जराए ने हमें ये बता देते, वो सब डेट्स गलत हैं जो उनको बताई गई हैं। जो डेट्स हम ऑफिशियली अनाउंस करेंगे वही डेट्स होंगी, और वो डेट नहीं है जो अनाउंस कर रहे हैं पेशावर के हवाले से। तो नहीं ये, और आप लोग स्ट्रेंथ गेन कर सकेंगे नंबर्स, क्योंकि वर्कर तो आपकी हर कॉल पे वर्कर तो बाहर निकलता है। सारे बाहर निकलते हैं जी, सारे बाहर जो निकल सकता है वो निकलता है। कोई ऐसी मायूसी वाली बात नहीं है। हालात होते हैं, कई दफा वर्कर्स बहुत ज्यादा गिरफ्तार होते हैं जिलों में, तब उसकी खौफ की फिजा ज्यादा होती है, नहीं निकल सकते, जमानतें होती हैं, बाहर आ जाते हैं, कोई तादाद बढ़ जाती है, कम हो जाती है। अल्लाह ताला खैर करेगा जी। इतनी जल्दी वी आर नॉट गोइंग टू लूज होप। We have been trained by Imran Khan साहब and we'll keep fighting. और ये and we are fighting for the right cause. राइट। और एहतजाज जो अब प्रोटेस्ट आप लोग की जानिब से दिखाई देगा, उसका वो टारगेट क्या होगा? इमरान खान साहब की रिलीज पे फोकस होगा या 26वीं आईनी तरमीम भी उसमें शामिल होगी, अदलिया की आजादी भी शामिल होगी? 26वीं आईनी तरमीम देते असी मुखालिफ आने, वो तो है ही है। उन्हें करा ली गुंडागर्दी नाल। अब रिहाई के हवाले से ज्यादा फोकस मेन रिहाई खान की, और फिर उसके बाद महंगाई और फिर अवाम, बट रिहाई इज द टॉप प्रायोरिटी। और अदलिया की आजादी वो फिर एजेंडे से हट गई है? नहीं, वो तो देखिए वी आर स्टिल फाइटिंग ऑन दैट। अभी 27वीं गप्पे हम सुन रहे हैं ना, जब आएगी एक में तो हमें थोड़ी सी पसपाई हुई है, उसको भी हम चैलेंज करने जा रहे हैं। दैट्स स्टिल देयर। अगर इस दौरान वो 27वीं ले आए थे उसके खिलाफ भी निकल जाएंगे। राइट, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। जो जंगें जिस अखाड़े की होती हैं उस अखाड़े में अच्छी लगती है। राइट, थैंक यू, बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब फॉर जॉइनिंग अस। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। पाकिस्तान में 2024 के इलेक्शन अभी तक मुतनाज़े हैं, जिनकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। लेकिन ऐसे ममालिक भी हैं जहाँ इलेक्शंस की कानो कान खबर तक नहीं होती, जैसे कि उज़्बेकिस्तान में हालिया पार्लिमानी इंतखाबात के मौके पर इंतखाबी अमल के मुशाहिदे के लिए हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब को बतौर खुसूसी मुबस्सिर मदऊ किया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की प्रेस रिलीज के मुताबिक इंतखाबी अमल के मुशाहिदे के दौरान सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने उज़्बेकिस्तान के मरकजी इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन से अहम मुलाकात की, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताउन को मजीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वोटर्स की सहूलत के लिए किए गए इंतजामात को भी सराहा और पोलिंग अमले की कारकर्दगी को काबिल तारीफ करार दिया। एक ऐसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद कह चुकी है कि आप साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने में नाकाम रहे हैं,
वो दूसरे ममालिक में इंतखाबी अमल के मुशाहिदे के लिए बतौर खुसूसी मुबस्सिर शिरकत कर रहे हैं। या एक और आपको बात और एक फैक्ट जो है वो शेयर करते चले, पाकिस्तान के हालात के साथ एक मुमासलत ज़रूर नज़र आती है उज़्बेकिस्तान में। इलेक्शन से कबल आईनी तरमीम करके नए कवानीन के तहत और नए इंतखाबी एक अमल के निज़ाम के तहत वहाँ बुनियादी हुकूक को महदूद करते हुए पार्लिमानी इलेक्शंस करवाए गए। अब जबकि हम 27वीं आईनी तरमीम की भी बाज़गश्त सुन रहे हैं और ये हुकूमत को क्यों लानी पड़ रही है, इस हवाले से गुफ्तगू होगी। हमें ज्वाइन कर रहे हैं एंड आई एम वेरी ऑनर्ड, हमें इस वक्त प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक हैं अहमद बिलाल महबूब साहब, सरबरा हैं आप पिलडैट के। अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम। पहला सवाल तो आपके इस आर्टिकल के आखिर में ही जो आपने इस 26 अमेंडमेंट का जायजा लेते हुए आपने जो, और हमें जो तासुर मिल रहा था कि ये अमेंडमेंट शायद केसेस की पेंडेंसी को देखते हुए ये लेकर आई जा रही है 26वीं आईनी तरमीम, आप इसे किस तरह से सर देखते हैं? और आपने जो अपने आर्टिकल के एंड में जो एक सवाल आपने रेस किया है कि विल द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस यूज द न्यूली एक्वायर्ड पावर्स मैच्योरली एंड स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट और अलाउ पर्सनल एंड पॉलिटिकल कंसिडरेशंस टू कलर देयर जजमेंट्स, आप इसका क्या जवाब देंगे अहमद साहब? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये पेंडेंसी ऑफ केसेस को रिजॉल्व करने के लिए तो ये तरमीम नहीं हुई है। ये तो बिल्कुल दुरुस्त बात नहीं है। ये तो कुछ पॉलिटिकल मकासद थे गवर्नमेंट के और गवर्नमेंट के अलाइड पार्टीज के। वो महसूस करते थे कि अदम तहफ़्फ़ुज़ था उन्हें कि ये जो अदालत है उनके खिलाफ कोई ऐसे फैसले भी ले सकती है जो उनके सियासी मफादात को नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये बुनियादी तौर पे अपनी पार्टी के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सब कुछ हुआ है। अब जो आपने फौरी तौर पे तो उनके मफादात महफूज हो गए हैं, यानी वो जिस किस्म के जिन जजेस को नहीं चाहते थे कि वो एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स आए, चीफ जस्टिस बने, वो नहीं बन सके और उन्होंने एक ऐसे जज साहब को बना दिया चीफ जस्टिस जिनके बारे में वो निस्बतन ज्यादा महफूज तस्वर करते थे। अगरचे उनका ख्याल बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जज जब इंडिपेंडेंट होता है, वो जब जज बन जाता है तो जिस तरह माजी में तजर्बे किए गए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के कि किसी एक आदमी को लगा दो जो उनकी शायद मर्जी के मुताबिक चले, कोई नहीं मर्जी के मुताबिक चलता, लोग इंडिपेंडेंट होते हैं उसी तरह चलते हैं। लेकिन अब जो आने वाले दिनों में उनका ख्याल है कि वो ये मकासद इस तरह से पूरे कर लगे, शायद कर लेंगे कि वो अपनी मर्जी के जजेस को एलिवेट करेंगे, अपनी मर्जी के जजेस को इंडक्ट कर लेंगे। ये मैं समझता हूँ बहुत ही बदकिस्मती की बात होगी अगर उन्होंने अपनी मर्जी के, यानी अपनी पर्सनल मर्जी के और अपनी सियासी पार्टियों के फायदे के लिए किया। तो ये सबसे बड़ा अहम सवाल है आइंदा आने वाले दिनों में देखने का। बट अहमद साहब, इधर एक सवाल जरूर मैं पूछना चाहूंगी। चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब से मुतालिक नाम नॉमिनेट किया गया और उन्होंने एक्सेप्ट किया अपनी इस नॉमिनेशन को, आपके ख्याल में, और बड़ी चेमगोइयां इस हवाले से भी हो रही है गुज़िश्ता हफ्ते से कि शायद गवर्नमेंट वॉज रादर सरप्राइज और रादर डिसअपॉइंटेड कह लीजिए, आपको लगता है कि ऐसी ही बात है, हुकूमत जो है वो नहीं समझ रही थी, या हुकूमत को परहैप्स ये भी लग रहा था कि शायद उसके अकॉर्डिंगली और उसके एक फॉलो अप में हमें रेजिग्नेशंस भी कुछ नजर आ जाएंगे? देखिए, हुकूमत तो डिसअपॉइंटेड नहीं हुई होगी, क्योंकि हुकूमत, अगर ये याया अफरीदी साहब इनकार कर देते तो बावजूद इसके कि बहुत से लोग इस बात को सही नहीं समझ रहे, वो बॉल फिर मंसूर अली शाह साहब के कोर्ट में चली जाती और फिर उनको मंसूर अली शाह साहब को या मुनीब अख्तर साहब को, इन दोनों में से किसी एक को करना पड़ता। नॉट अ फोर्थ जज, नॉट द फोर्थ जज। ये दोनों इनकार कर देते तो फिर फोर्थ जज के पास जाते। देखिए, ये शुरू की जो तरमीम के अल्फाज थे वो जरा डिफरेंट थे, लेकिन जो आखिर में जो नोटिफाई हुई है तरमीम, उसमें बहुत वाज़ेह है कि अगर ये तीनों में से कोई एक इनकार कर देता है तो फिर पहले इन तीनों में से जो बाकी दो होंगे उनके पास जाया जाएगा। राइट। अगर ये तीनों इनकार कर देंगे तो फिर चौथा, फिर पांचवा, इस तरह चलेगा। बट उन्होंने आते के साथ ही अहमद साहब जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी रिकॉन्स्टिट्यूट की, डू यू थिंक कि हुकूमत के लिए वो एक सरप्राइज होगा? नहीं, उसका इंतजाम देखें, उन्होंने कुछ इस तरह से तो कर लिया है ना कि ये अब सुप्रीम कोर्ट जिसके वो बेंच बनाएगी, वो कमेटी, वो तो बुनियादी तौर पे उन बेंचेस, उन केसेस के बारे में होगा जो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होंगे जी। तो इसलिए कोई फर्क इनको पड़ने वाला नहीं है। जो असल वाला कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैं
बेंचेस हैं उनकी तो तश्कील जुडिशल कमीशन करेगा, तो उसमें तो जाहिर है उनकी अपनी नुमाइंदगी है, बल्कि शायद अक्सरियत भी हो। ये हफ्ते का आगाज कैसा नजर आ रहा है जब फुल कोर्ट मीटिंग सुप्रीम कोर्ट की बुलाई जाती है? जस्टिस मंसूर अली शाह साहब सीनियर प्यूनी जज मुल्क में मौजूद नहीं होते, लेकिन वो वीडियो लिंक के जरिए उसमें शिरकत करते हैं और ये सुप्रीम कोर्ट की परफॉर्मेंस को असेस करती है ये मीटिंग। इसमें डिस्पोजल ऑफ केसेस पर फोकस किया जाता है एंड विद स्पेशल फोकस ऑन मेजर्स टू रिड्यूस केस बैकलॉग और जुडिशल एफिशिएंसी को एनहांस करने के लिए, जिसमें इंट्रोड्यूस भी किया जाता है एक न्यूली डिवाइस 1 मंथ का प्लान जो कि बेस्ड है ऑन केस मैनेजमेंट प्लान 2023, जो कि मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने प्रिपेयर किया और उन्होंने खुद भी एडिशनल कुछ सजेशंस, कुछ मेजर्स जो है वो भी इस मीटिंग में उन्होंने सजेस्ट किए। सो आपको ये कितनी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट नजर आ रही है? और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया आफरीदी साहब के जो एक यूनिटी एक लैक करती थी सुप्रीम कोर्ट में, उसको लेके चलने के लिए ये मैसेजिंग कैसे आप देख रहे हैं? ये बहुत खुशाइंद बात है कि नए चीफ जस्टिस साहब ने अपने दिन का अपने टर्म के आगाज में ही फुल कोर्ट मीटिंग बुला ली है और उनके मशवरे के साथ आगे चलने का फैसला किया है। और ये भी बहुत खुशाइंद बात है, मैं आपसे एग्री करता हूँ कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो मुल्क में नहीं थे और उनके पास बड़ा माकूल जवाज था कि वो शरीक नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने ट्रैवल के दौरान वीडियो लिंक के जरिए से शिरकत की। मंसूर अली शाह साहब हमारे इंतहाई काबिल और ज़हीन और विजनरी जजेस में से एक है, तो उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पे यहाँ पे जो बहुत सी इस्लाहात मुतारफ कराई थी, मेरे ख्याल है उनके मशवरे अगर याया आफरीदी साहब को हासिल रहेंगे तो वो कोर्ट का मुस्तकबिल में शानदार देख रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। रात की तारीखी में ये आइन साजी कर रहे हैं और आईनी तरमीम लेकर आ रहे हैं, सो ये 27वीं आईनी तरमीम भी आपको नजर आ रही है इसी तरह से इम्प्लीमेंट होते हुए? नहीं, मेरे ख्याल में 26वीं के बारे में तो उनके पास एक डेडलाइन थी, वो उन्हें काजी फायज ईसा साहब की चीफ जस्टिसशिप के दौरान ही करनी थी, नए चीफ जस्टिस के आने से पहले, इसलिए उनके पास एक बहुत टाइट डेडलाइन थी। लेकिन 27वें के बारे में ऐसी कोई मजबूरी उनकी नजर नहीं आती मुझे, तो इसलिए 27वें के बारे में इत्तेफाक की राय पैदा करने के लिए उनके पास टाइम होगा। बट अहमद साहब, स्पीकर साहब अयाज सादिक साहब के रोल को आप कैसे देखते हैं? जब वो खुद और गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम में बात का बरमला इजहार किया कि रिजर्व सीट्स से मुतालिक जो है वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो नहीं किया जाएगा, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कोई डिसीजन का इंतजार करेंगे बिफोर टेकिंग एनी एक्शन। सो स्पीकर साहब का रोल पर आप क्या कहेंगे इस वक्त? देखिए, स्पीकर साहब की पोजीशन वही है जो उनकी पार्टी की पोजीशन है, बल्कि उनकी कोalition की पोजीशन है। देखिए, इस बारे में अब काजी फायज ईसा साहब का जो नोट आया है उसने मजीद रीइंफोर्स कर दिया होगा स्पीकर साहब को और PMLL की पोजीशन को जी। इसलिए वो तो, और मेरा ख्याल में इसने इलेक्शन कमीशन की पोजीशन को भी शायद इन्फ्लुएंस किया। बट अहमद साहब, एज वी स्पीक आज PTI की तरफ से ये पिटीशन दायर भी की गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करने की इस्तदा की गई है सुप्रीम कोर्ट से, और यही 12 जुलाई के वर्डिक्ट पे की नॉन इम्प्लीमेंटेशन पे। सो आपको लगता है कि वो उसका कुछ हो नहीं सकता या इसमें सुप्रीम कोर्ट, ऑल्दो के जजेस के पास पहले तो कहा जाता था इस आईनी तरमीम से पहले के बड़े पावर्स है, लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपको होता हुआ उस तरफ बढ़ती हुई कोर्ट नजर नहीं आ रही? मेरा नहीं ख्याल जी कि अब देखे ना, अब तो ये मामला जब उन्होंने तौहीन अदालत के लिए डाला है तो ये कौन सा बेंच इस बात को सुनेगा, और वो बेंच तो अभी तश्कील नहीं पाया। मोस्ट लाइकली ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुनेगा, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की अभी तश्कील नहीं हुई। जब वो तश्कील हो जाएगी तो उसके मुताबिक हम लोग तो अब काफ़ी एक्सपर्ट हो गए हैं कि वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि फिर फैसला क्या होगा। तो अगर इसको तौहीन अदालत ना समझा जाए तो अंदाजा लगा लेते हैं लोग। तो अभी वो बेंच जब तश्कील होगा तो फिर ही कुछ कहा जा सकता है। राइट, बट अहमद साहब, स्पीकर साहब ये भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट आईनी 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज भी नहीं, यानी कि स्ट्राइक डाउन, उनका कहने का मकसद है कि स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकती। आपको भी लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अब डज नॉट हैव दोस पावर्स व्हिच इट यूज्ड टू एंजॉय, वो अब स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकेगी पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन कोई भी? मेरा नहीं ख्याल कि उसके पास पहले भी ऐसी पावर थी, पहले भी वो ज्यादती थी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में हमारा आइन बहुत वाज़ेह है
कि एक तो ये कि अमेंडमेंट करने के बारे में कोई लिमिट नहीं है, वो थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो भी बिल्कुल इससे रेलेवेंट है, वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर एक बार जब ये हो जाएगी तो इसको किसी भी प्रीटेक्स्ट पे चैलेंज नहीं किया जा सकता, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। बहरहाल मैं मतलब आखिर में जुडिशल कमीशन का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हिस्सा बनने का फैसला किया है। बिल्कुल सही डिसीजन है, इनको करना चाहिए था, बल्कि ये जो सीरीज ऑफ फॉलीज हुई हैं इनको पार्लिमानी कमेटी की इजलास में भी जाना चाहिए था। क्या नुकसान होता? वो आफ्टर ऑल इस नेशनल असेंबली को भी सही नहीं मानते, इसके बावजूद वहां बैठे हुए हैं ना, और पार्लिमानी कमेटियों के अंदर भी बैठे हुए हैं। तो बाज़-औक़ात ऐसे होता है कि आप नहीं मानते लेकिन उसी सिस्टम के रहते हुए आप उसके खिलाफ बात करते हैं। एब्सोल्युटली। इससे पहले उन्होंने जो गलतियां की हैं, जो कौमी असेंबली से इस्तीफे दिए, सूबाई असेंबलियों को तोड़ा, मेरे ख्याल में उससे कुछ हासिल नहीं हुआ इन्हें। इनको बिल्कुल जमहूरी निज़ाम में, ये कोई इनकलाबी निज़ाम तो है नहीं, इनकलाब यहाँ नहीं आ रहा, तो जमहूरी निज़ाम में आपको उसके अंदर शामिल होके बिल्कुल करनी पड़ती है। एहतजाज बेशक करते रहे बिल्कुल। और अहमद साहब, आपको लगता है कि 26वीं आईनी तरमीम अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चैलेंज करने का भी डिसाइड करती है तो इसी किस्म के सवाल उनको कोर्ट से भी फेस करने को मिल सकते हैं? आपको याद होगा नैब तरमीम के केस में भी उनको यही सवाल पूछा गया था कि आप किधर थे। बिल्कुल, वो सवाल यही होता था कि जहां आप कर सकते हैं वहां तो करते नहीं, और आप अदालतों को ऊपर लेके आ जाते हैं और अदालतों को ओवरलोड करते हैं। थैंक यू सो मच अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।